नमस्कार दोस्तों। तो वो आपका जो लास्ट वीडियो था उसमें फर्स्ट पेपर की बात की थी हमने, और ये है सेकंड पेपर जिसमें 5 पार्ट हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस और पॉलिटिक्स गवर्नमेंट्स और डायमेनिक्स इन इंडिया, और साथ में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, साथ में विदेश नीति है। तो ये 5 टॉपिक्स हैं। 5 टॉपिक्स में से कौन कौन से टॉपिक में कैसे कैसे डिटेल में बात करते हैं, ये इसका सेकंड पेपर है। हमने आपको बताया था, अब पहले बताते हैं अब की बार कि इसका पैटर्न है ना। इसमें क्या है कि 75 पे नंबर के 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर के। 3 घंटे का पेपर होगा, हिंदी इंग्लिश में होगा, बाईलैंग्वेज होगा, और नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक में कौन कौन सी आपके जो है कौन कौन सी टॉपिक में कौन कौन से जो सब टॉपिक हैं वो दिए गए हैं। तो इसकी जो पहली यूनिट है, ये यूनिट 5 यूनिट है। इसमें पहली यूनिट है आपकी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जो भी विचारक इसमें शामिल किए हैं उनकी बात करते हैं। तो जो राजनीतिक दर्शन के जनक है प्लेटो की बात की गई है, राजनीतिक विज्ञान के जनक है अरस्तु की बात की गई है, और उसके बाद में बात की है सिसरो की। सिसरो को हम लोगों ने सुना है होगा, और सेंट थॉमस एक्विनास की बात की गई है। तो सिसरो देखो, प्राचीन जो पॉलिटिक्स है उसके तो हैं प्लेटो और अरस्तु। मिडाइल है, जैसे मान लो कि मध्यकालीन भारत में जो विचारक हुए हैं, मध्यकालीन जो विचारक हुए हैं उनमें है सेंट एक्विनास और सिसरो। फिर आधुनिक में आएंगे मैकियावली, होब्स, लॉक और रूसो। फिर बेंथम है, जे.एस. मिल है, हीगल है, टी.एच. ग्रीन है। फिर कार्ल मार्क्स, ग्रामसी, हेबरमास, उसे फ्रांच फेनन, हन्ना हारेंट, जॉन रोल्स, रॉबर्ट नोजिक और माइकल वाल्जर। इस प्रकार से ये आधुनिक हैं नीचे वाली लाइन में। तो ऊपर वाली लाइन में जो है वो प्राचीन पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं। तो ये जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है, ये इस यूनिट में इन इन विचारकों को आपको पढ़ना है। ओके। फिर हम बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी, नेचर एंड नीड ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इट्स मेन। अब इसमें बात की गई है जो हमारी जो पॉलिटिकल थ्योरी है, इसमें मतलब कि ये सिद्धांत का ये प्रकृति क्या है, ये कैसे काम करता है, राजनीतिक सिद्धांत का जो पतन कैसे होता है, उनका उत्थान कैसे हुआ ये। फिर बाद में बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद की बात की गई है। ठीक है। उसके बाद में सिस्टम अप्रोच की बात की गई है, स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच की बात की गई है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक बात बोलते हैं इनको हिंदी में। पॉलिटिकल थ्योरी में एलिट थ्योरी है, रेटिनल चॉइस थ्योरी, नेशनलिज्म, यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन, फेमिनिज्म, साथ में पोस्ट मॉडर्निज्म की बात की गई है। तो इस प्रकार से ये पॉलिटिकल थ्योरी में ये टॉपिक आपको पढ़ना है। आगे है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस। इसमें बात की गई है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अप्रोच कौन सी होगी, उसकी स्टडी कैसे होगी। इसमें यह संस्थावाद है, नव संस्थावाद है, इंस्टीट्यूटलिज्म, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है, पॉलिटिकल कल्चर है, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विकास। ठीक है। पॉलिटिकल सामाजिकरण है, राजनीतिक सामाजिकरण है। इसके बाद की बात है स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में देखो आप, ठीक है, इसमें क्या है कि जो राज्य हैं, राज्य का नेचर कैसा है। ठीक है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स है। ठीक है। जो हमारी विकासशील समाज है उनकी बात की गई है। तो स्टेट के नेचर्स की बात की गई है। ठीक है। गवर्नेंस में ब्यूरोक्रेसी है, पब्लिक पॉलिसी है, गुड गवर्नेंस है, डायमेटिक गवर्नेंस और सिविल सोसाइटी की बात की गई है। फिर बाद में कॉलोनिज्म की बात की गई है, डी कॉलोनिज्म की बात की गई है, डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी की बात की गई है। रेवोल्यूशन ऑफ रेसिस्टेंस, डेमोक्रेटाइजेशन, न्यू सोशल मूवमेंट, पैटर्न ऑफ चेंज,
कंपैरेटिव सोसाइटीज़। तो ये सारे किसका पार्ट है? ये पार्ट है आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। ये टॉपिक पढ़ने हैं आपको। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। उसके बाद में जो चौथा यूनिट है उसमें बात की गई है पॉलिटिकल प्रोसेस डायमेनिक इन इंडिया। इसमें क्या है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है भाई, जो इंडिया की जो राजनीति है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, इंडिया का निर्माण कैसे हुआ है, नेशन स्टेट कैसे बना। ठीक है, ये जो ऑटोनॉमी है इसकी डिमांड्स की बात की गई है। ठीक है, जो हमारे मूवमेंट्स हैं, जैसे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन है, जो राज्य और केंद्र के साथ संबंध है। ठीक है, ग्रास रूट मतलब कि जो ज़मीनी स्तर की डेमोक्रेसी है उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, इसमें अगले जो टॉपिक हैं वो है सोशियो कल्चर एक्सपेक्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इश्यू ऑफ कास्ट, क्लास, रिलीजन, एथनिसिटी एंड जेंडर इन इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति में जो धर्म है, जाति है, भाषा है, इनकी क्या क्या भूमिका है। जो नागरिक समाज है, सिविल सोसाइटी है, पॉलिटिकल मूवमेंट है, इनकी बात की गई है। फिर नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जो राजनीतिक दल। ठीक है, इनकी आइडियोलॉजी कैसी है। सोशल बेस ऑफ पॉलिटिक्स, इनका मतलब कि सामाजिक स्तर ढांचा कैसा होगा इनका। मतलब कि राजनीतिक मतदाता का व्यवहार कैसा होगा। इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियरल की बात की गई है। राजनीतिक जो सुधार है, ठीक है, जो चुनाव सुधार की बात की गई है। प्रेशर ग्रुप, जो दबाव समूह है, उनके बारे में सिलेबस में दे रखा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है, इनकी बात की है। इसमें जो ग्रीनवल ऑस्टिन है, अब ये जो जो इसके जो इंडियन पॉलिटिक्स पर जिन लोगों ने अध्ययन किया है ना, जो वो वेस्टर्न के हो चाहे इंडिया के हो, तो इनमें ग्रीनवल ऑस्टिन ने किया है, मॉरिस जोन्स ने किया है, रोडोल्फ ने किया है, रजनी कोठारी है, सीपी बाम्बरी है, अमर्त्य सेन है, जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स पर रिसर्च किया है, उन्होंने किताब लिखी है। ठीक है, तो उन सबको आपको स्टडी करनी है। पॉलिटी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की राजनीति के बारे में, भाई राजस्थान का जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ, यहाँ अलग अलग फेज में कैसे कंपटीशन रहा राजस्थान की पार्टीज में, कौन कौन सी गवर्नमेंट आई, पार्टी पॉलिटिक्स कैसे हुई, जो पॉपुलर मूवमेंट्स हैं उनके बारे में बात की गई है। उसके बाद में इंडियन, ये इसमें 5वीं यूनिट है, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी के बारे में है। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी है, इसमें जो पावर्स है, शक्ति है, शक्ति का विभाजन कैसे हुआ, उदय कैसे हुआ, कोल्ड वार, शीत युद्ध। ठीक है, और बाईपोलरिटी की बात की गई है, जिसे पूरा विश्व दो भागों में बट गया था शीत युद्ध के टाइम पर। उसकी फिर बाद में नेशनल अलाइनमेंट मूवमेंट है, जिसको वो बोलते हैं आप गुटनिरपेक्ष। कोल्ड वार, एंड ऑफ कोल्ड वार है, कोल्ड वार कैसे ख़त्म हुआ, और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो कैसे आया, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, और ये यूनाइटेड नेशन का ऑब्जेक्टिव कैसे है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है। ठीक है, और इसमें यूनाइटेड नेशन में भारत का क्या योगदान है। ठीक है, जो रीजनल पॉलिटिक्स है, सब रीजनल है, जैसे इसमें ऑर्गेनाइजेशन दे रखे हैं, सार्क है, EU, अल्बा, आसियान, अफ्रीकन यूनियन, ओपेक, ब्रिक्स, बिम्स्टेक की बात की गई है। ठीक है, और उसके बाद में अमेरिकन हेगेमनी में कंटेम्परेरी ग्लोबल ऑर्डर, न्यूक्लियर प्रोफिफेक्शंस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर है इंटरनेशनल टेररिज्म, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, इसके इश्यू, ह्यूमन राइट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मानवाधिकार है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन फॉर बेटर वर्ल्ड, WTO है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है, साउथ साउथ डायलॉग है, साउथ नॉर्थ डायलॉग है। ठीक है, कोऑपरेशन है, इन दोनों का साउथ साउथ कोऑपरेशन है, मतलब इनका सहयोगात्मक संगठन है। इन्वायरमेंट से जुड़े हुए इशू हैं, जैसे मान लो ओजोन वगैरह, ओजोन पर जो लेयर है वो पिघल रही है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज में गर्मी अधिक पड़ रही है, सर्दी में भी गर्मी पड़ रही है, या गर्मी में भी सर्दी पड़ रही है, ये सारी चीज़ें भाई कैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, ये सारी चीज़ें।
इंडियन रिलेशन विथ, अब भारत के जो रिश्ते हैं वो मतलब कि अमेरिका से, रूस से, चाइना और यूरोपीय यूनियन, जिसको यूरोपीय यूनियन समुदाय भी कहते हैं। ठीक है, हमारी नेबरहुड कंट्रीज है जैसे लो कॉस्ट पॉलिसी, इंडिया एंड एशिया, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इंडियन डायस्पोरा, नियो लिबरलिज्म। ठीक है, और हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो कैसी है। तो इस प्रकार से 5 यूनिट इसमें दे रखी है, और ये इसमें आपको मैंने अपनी बात कर ली थी। और हमारा ये जो सिलेबस है ये आरपीएससी के द्वारा जारी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए है। जो भी विद्यार्थी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शुभकामनाएं। कोई भी सिलेबस में कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो या कोई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।